अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फिर खबर कल रात पूरी चलती रही कि इस्लामाबाद पुलिस इस बार गई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए और इस बार तो गिरफ्तार कर ही लेंगे, ये है वो है। और इमरान खान ने फ़ौरन अपने कारकुनों को आवाज़ दे दी कि सब जमान पार्क पहुंचो, घेराव कर लो, किसी को अंदर नहीं घुसने दो। और इतनी सारी वीडियोस सर्कल कर रही हैं जिसमें कारकुन पुलिस के आगे खड़े हो गए हैं, हज़ारों खड़े हो गए हैं। 2-3 हज़ार अगर खड़े हो जाएं तो पुलिस क्या कर लेगी? गोलियां चलाएगी तो फिर हंगामा शुरू हो जाएगा। तो बलूचिस्तान होता तो गोलियां भी चला लेते, KPK होता तो गोलियां चला लेते, कराची सिंध होता तो गोलियां भी चला लेते। यहाँ पे पंजाबी हैं सामने, तो फिर अपने भाइयों को तो मारने वाले हैं नहीं ये लोग। तो इमरान खान एक बुज़दिल आदमी, इंतहाई एक एरोगेंट सेल्फिश आदमी, ये किस किस्म का लीडर है कि आफ्टर ऑल जो भी है, एक सरकार बैठी है और उसने कानून के तहत तुम्हारे को गिरफ्तारी अदालत से आई है, गिरफ्तारी का ऑर्डर, तो तुम गिरफ्तारी दो। तुम क्या मतलब कानून से ऊपर हो? मतलब ये कहता है मुझे कोई ना पकड़े। क्यों भाई? तुमने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है आज, उसमें सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा है। तुम्हारे ऊपर 50 केस हैं। तुम्हारी अपनी बेटी का केस ओपन केस है, किसी इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे 50 केस हैं। तोशाखाना का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अपनी जो चैरिटी जमा की थी उसके घपले के केस हैं, करप्शन के केस हैं, 50 चीज़ें हैं। तुम कहते हो मुझे कोई गिरफ्तार ना करे। अब आज से 3 दिन से ये एक राग अलाप रहा है कि मैं सबको माफ़ करने को तैयार हूँ और मैं आर्मी से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से बात करने को ही तैयार नहीं है। फिर बूट पॉलिश पे आ गया, दबा के 3 दिन से बूट पॉलिश कर रहा है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं आर्मी से बात करने को तैयार हूँ, मैं सबको माफ़ करने को तैयार हूँ। अबे तू है कौन माफ़ करने वाला? खुदा है क्या इस मुल्क का? फिर कुछ नहीं हुआ। आज गिरफ्तारी के लिए जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची तो इसने फिर आर्मी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया कि आर्मी ये सब चीज़ें कर रही है और ये और वो। अब कल पेमरा ने, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो पेमरा, उसने पाबंदी लगा दी कि इमरान खान की स्पीच भी नहीं चल सकती टीवी पे। इमरान खान का कुछ भी आप नहीं दिखा सकते क्योंकि ये नफ़रत फैला रहा है और लोगों को भड़का रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, यही इसका मसला है कि ये समझता है कि मैं जो कहूँ वही कानून है और मुझे कोई कुछ ना कहे। अब इसका गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची तो कारकुन ने घेराव कर लिया और पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया। इसके चारों तरफ खड़े हो गए। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया था ना, तो इस हवाले से एक और ज़रा आप ये देखिए। सवाल यह है कि मईशत की छत नीचे गिर चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब किस तरह से इसहाक डार को देख रहे हैं? कुम्हार और गधे के बारे में तो आप लोग वाकिफ ही हैं उससे। तो कुम्हार एक दिन अपने गधे को छत पे लेके गया चहलकदमी के लिए। अब छत पे गधा पहुंचा, थोड़ी देर के बाद कुम्हार नीचे आया, लेकिन गधे ने नीचे आने से मना कर दिया। कुम्हार ने कहा चलो मैं नीचे जाता हूं, थोड़ी देर में गधा नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर में छत पे लाते मारने की आवाज आई, यानी गधा छत तोड़ने की कोशिश कर रहा था और छत थी काफी कमजोर। कुम्हार भागा ऊपर और गधे को जबरदस्ती नीचे लाने लगा, लेकिन गधा बज़िद था और वो नीचे नहीं आया। यहां तक कि उसने कुम्हार को लात मार के नीचे गिरा दिया और थोड़ी ही देर में जब सीढ़ियों के किनारे पे कुम्हार आके गिरा तो गधे ने दोबारा छत तोड़ना शुरू की और छत टूट गई और गधा नीचे आ गया। इससे कुम्हार ने 2 चीजें सीखी। एक, गधे को मकामे बाला पे नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी ये कि गधा अपने आप को मकामे बाला पर पहुंचाने वाले को भी नीचे गिरा देता है। सवाल का किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा सवाल यह है कि मईशत की छत नीचे गिर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब किस तरह से इसहाक डार को देख रहे हैं? आपने सवाल में जवाब दे ही दिया है, आप उनसे क्या पूछ रहे हो? जवाब दे दे। आप बता दें भाई, सवाल में जवाब आप बता दें। सवाल में जवाब ही देगा तो बात खत्म हो गई।
तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं और इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब ये घर की छत भी तोड़ दी है इसने, जिसने बाजवा ने और जिसको पहुंचाया था फैज़ हमीद, आज वो भी खड्डे लाइन लग गए हैं, उनकी भी खूब थू हो रही है। और सुना है वापस एक खबर आई है कि फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वो इस वक्त अपने घर में कैद है। अब ये खबर पहले भी 2-3 बार आ चुकी है, लेकिन इस बार ये खबर फिर लगाई है एक जर्नलिस्ट ने नहीं है, ये नासिर भट्ट हैं, लंदन में होते हैं और ये नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं। इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई है कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो कुछ ना कुछ तो होना है आखिर को। फैज़ हमीद के हवाले से मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स को कभी नहीं कहा गया कुछ। जब 71 में बांग्लादेश में इन्होंने जेनोसाइड किया, लाखों औरतों के रेप किए, उस आर्मी को कुछ नहीं कहा गया जिन्होंने हथियार फेंके। भाई आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में किसी भी गैरतमंद मुल्क की आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी 93,000 फौजी हथियार फेंकेंगे तो उनके बिल्ले हटाए जाएंगे ना, कोर्ट मार्शल होगा, बिल्ले काट के फेंके जाएंगे, वर्दी फाड़ी जाएगी और इनको बिठाया जाएगा घर में। लेकिन हमारे यहाँ जब वो 2 साल कैद काट के भारत की जेलों से वापस आए तो इनको फूल के गुलदस्ते दिए गए एयरपोर्ट पे, इनके इस्तकबाल हुए, इनको इनकी 2 साल की सैलरी घर पे पहुंचती रही और फिर इनको वापस काम पे रखा गया और बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए भेजा गया ताकि इनको तस्कीन हो कि हम वहाँ से मार खा के आएँ तो हम किसी को तो मारें ताकि हमारे अंदर ईगो हमारी सेटिस्फाई हो। तो वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इनको बलूचिस्तान में बम्बार्डमेंट करने भेज दिया। तो हमारे यहाँ आर्मी को कभी कुछ नहीं हुआ। आर्मी का सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुछ कर सकें। मुशर्रफ चूंकि मुहाजिर था तो उस पर केस वेस चला, सज़ा भी अनाउंस हुई, लेकिन उसी राहिल शरीफ ने इसको निकाल दिया ना पाकिस्तान से, रहता रहा लंदन और दुबई में। तो पाकिस्तान में फैज़ हमीद को कुछ नहीं होगा। आर्मी को तो रिटायरमेंट के बाद दिहाड़ियाँ मिलती हैं। ये देखें, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का चेयरमैन बना दिया 3 साल के लिए। ये साले पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी खाते हैं। और नैब आपको पता है कि ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन पकड़ता है। आज तक एक पैसा खजाने में जमा नहीं हुआ। जो पकड़ा जाता है उसको बुलाते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं थोड़ा बहुत और फिर कहते हैं हाँ भाई कितना घपला किया, तुम्हारे ऊपर केस है कि तुमने 50 बिलियन रुपए का घपला किया है, 25 बिलियन दे दो, निकल लो। वो 25 बिलियन फिर सबके हिस्से होंगे और ये लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद साहब माल बनाएंगे घर में बैठ के। तो पाकिस्तान में तो आर्मी के हलवे मांडे होते हैं। अवाम को ये चूरन दिया जाता है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और हम इस चूरन में चलते रहते हैं। अब अजीज़ दोस्तों, जमान पार्क के चारों तरफ पब्लिक खड़ी है, पुलिस अंदर जा नहीं सक रही। अब इसने कल जाना है इस्लामाबाद कोर्ट, प्लान बी तैयार किया है कि इसको इस्लामाबाद कोर्ट से गिरफ्तार करेंगे। कोर्ट के चारों तरफ हज़ारों आदमी जो जमा कर लेता है ये। अब इस्लामाबाद में से धारा 144 लगा दी है। धारा 144 का मतलब है कि 4 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते। आप गोली नहीं चलाओगे, पब्लिक तो आएगी, क्या करोगे आप? ये तो पब्लिक बुला लेता है एडवांस में। कोर्ट पहुंचने से 4 घंटे पहले पब्लिक जब पहुंच जाती है, जब देखता है कि हज़ारों लोग जमा हो गए, फिर ये घर से निकलता है। अब आप इसका क्या बिगाड़ लोगे? 50 गाड़ियों के काफिले में निकलता है, बसें भर भर के साथ में कारकुनों की रखता है कि जहां मसला हुआ कारकुन घेराव कर लेंगे। इस किस्म का बुज़दिल इंसान है। जेल भरो तहरीक चलाई थी इसने, सब छूट गए। आजम स्वाति निकल गया, शाह महमूद कुरैशी हार पहनाए गए, इस्तकबाल किए गए, असद उमर निकल गया, सब निकल गए।
सबको कैद करवाया, खुद जमानतें कर रहा है और कारकुनों को बुला रहा है कि मुझे बचाओ। इतना बुज़दिल आदमी है। नशा ही है ना, इसको डर ये है कि क्योंकि ये जिस किस्म के नशे करता है वो आपको एक दिन ना मिले तो आप अपना गोश्त काटोगे खुद ही, तो ये जेल जाएगा तो इसको नशा कौन देगा। फिर दूसरा ये है कि आज तक ये किसी हॉस्पिटल में नहीं जाता सिवाय अपने शौकत खानम हॉस्पिटल के, क्योंकि कहीं किसी भी हॉस्पिटल में इसका टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये नशे करता है। ये अभी गोलियां लगी तो भी शौकत खानम हॉस्पिटल में गया। तो मसला ये है कि ये जेल जाएगा तो इसके ब्लड टेस्ट होंगे, सारी चीज़ पब्लिक के सामने आ जाएगी कि साला नशा ही है, ये इसके करतूत हैं। तो ये इन चीज़ों से डरता है, इसलिए जेल नहीं जा रहा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के ख़जाने की तरफ आते हैं। जो सूरत हाल है, देखें, हमें कहा जाता है कि सीरिया के पास फ़ौज नहीं इसलिए सीरिया का हाल देखो, इराक़ के पास फ़ौज नहीं इसलिए इराक़ का हाल देखो। अबे इराक़ के पास 1 मिलियन फ़ौज थी, कौन कहता है इराक़ के पास फ़ौज नहीं थी। 8 साल ईरान जैसी पावर से लड़ा है वो, 81 से 89 तक 8 साल, 1 मिलियन की फ़ौज थी। अरब वर्ल्ड में मिस्र से ज़्यादा इसके पास फ़ौज हुआ करती थी, कौन कहता है फ़ौज नहीं थी। सोवियत यूनियन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी, नहीं टूटा। यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क, जो सबसे बड़ी फ़ौज वाला मुल्क था, वो यूगोस्लाविया था, 8 टुकड़े हुए। चेकोस्लोवेकिया 2 कंट्री थे, 1 कंट्री था, 2 हो गए, चेक रिपब्लिक, स्लोवेक रिपब्लिक। बोस्निया के टुकड़े हुए, रूस के टुकड़े हुए, रशिया के। इसलिए नहीं कि इनके पास आर्मी नहीं थी, इसलिए कि इनकी इकोनॉमी तबाह थी। जबकि जर्मनी 2 कंट्री थे, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, इकोनॉमी स्ट्रांग थी, 1 हो गए। तो कंट्रीज को है ना, आर्मी नहीं बचाती, कंट्रीज को पॉलिसीज बचाती हैं, अपनी पब्लिक के फेवर की, अपनी पब्लिक को सपोर्ट की, और इकोनॉमी बचाती है। इकोनॉमी का हाल ये है, if you remove the first letter, it's still pronounced empty. If you remove the first letter, it's still pronounced empty. If you remove the last letter, it's still pronounced empty. Empty. If you remove the last letter, it's still pronounced empty. Now, if you remove the first, the third, and the last letter, it's still pronounced empty. And even if you remove every letter, it is still empty. कि चाइना आया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। इन्फ्लेशन 50 साल पहले भी ऐसी महंगाई 71 के बाद पाकिस्तान का जो हाल था, क्योंकि इस पाकिस्तान से लूट के इधर भर रहे थे, वो टूट गया। 50 साल पहले भी ऐसी हालत नहीं थी जो आज इन्फ्लेशन की हालत है, महंगाई की। और ये जो रमज़ान आ रही है, तो अभी तो आप देखें पाकिस्तानियों के ऊपर क्या क़यामत ढाई जाएगी। फ़ौज के पास अपने जवानों को 2 टाइम खिलाने के लिए पैसा नहीं, 3 टाइम तो वैसे ही बंद किया हुआ है, 2 टाइम वो खिलाने को पैसा है फ़ौज के पास, अपने जवानों को खिलाने के लिए नहीं है, जनरलों की विस्की के लिए है। ऐसे में तबाह हो रहे पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना आया है। चाइना ने एक तो 700 बिलियन दिए थे, 700 मिलियन, और फिर चाइना की एक बैंक है ICBC, उसने 1.3 बिलियन डॉलर देने का ऐलान किया। ये एक्चुअली पाकिस्तान ने 2022 में और 2023 के जनवरी में, आपको याद होगा, 500 मिलियन डॉलर चाइना वाले अपनी किस्त लेके गए थे ज़बरदस्ती। तो वो 1.3 बिलियन चाइना को वापस किए थे ना, जो पिछले 6-7 महीने में, वो चाइना ने वापस, चाइना की उस बैंक ने लोन की सूरत में वापस कर दिए, नई लोन के, तो रीफाइनेंसिंग हुई है। तो जो अभी 1.3 बिलियन, तो वो वापस देने का कहा है, जिसमें से 500 मिलियन आ चुके हैं और बाकी 2 किस्तों में आएंगे। तो चाइना पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आया है। तो हमारे ये अनगाइडेड मिसाइल है ना, हामिद मीर, इन्होंने कहा है कि IMF को शिकस्त हो गई और उसके IMF के इंटरनेशनल हैंडलर्स जो हैं उनको शिकस्त हुई। अब कोई इससे पूछे कि इंटरनेशनल हैंडलर्स कौन है, क्योंकि IMF की जो ये जो पैसों का सारा मामला जो देखती हैं वो इंडियन है,
लड़की औरत एक, और अब तो वर्ल्ड बैंक का भी चीफ इंडियन ओरिजिन का है, तो इसलिए वो शायद इंडिया को वो कह रहे हैं। इनकी औकात देखें कि अभी भी ये IMF के बगैर चल नहीं सकते। इनको $7 बिलियन चाहिए अगले 2 महीनों में, जून तक, 3 महीनों में, और 11 बिलियन चाहिए अगले 5 महीनों में, और ये सिर्फ लोन की वापसी और इंटरेस्ट की। बाकी जो इंपोर्ट का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको गैस मंगानी है, LPG मंगाना है, पेट्रोल मंगाना है, फिर आपको हर चीज़ इंपोर्ट होती है, वो इंपोर्ट का पैसा कहाँ है? तो IMF को गालियां देना वापस शुरू की हैं, जो कि इनको भारी पड़नी है, क्योंकि IMF ने तो इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के पास खाने को पैसा नहीं है, इमरान खान वैसे इनकी कब्र खोद रहा है, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज कहाँ जाके रुकता है। सरकार की पॉलिसी तो ज़बरदस्त अय्याशी वाली है। शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। कतर पहुंच के फ़ौरन अमीर कतर से मिलने के लिए गए, और वहाँ पे या शेख अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और फिर जो पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ आई है उस पर, वो बड़ी फ़नी है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमीर कतर ने म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ों पे बात की, और म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक के ऊपर बात की। ये ऐसे ही है जैसे हम कुछ दोस्त थे, डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो सब ने कहा कि यार सब अपने साथ 2-2 चीज़ें लाना, बजाय इसके कि वहाँ से हम ख़रीद के खाएं, सब अपने साथ 2-2 चीज़ें लाना, तो मिल बांट के खा लेंगे। जब पिकनिक पे पहुँचे तो मुझे पूछा कि आप क्या लाए हैं अपने साथ, तो मैंने कहा मैं अपने 2 भाई लाया हूँ साथ। तो ये है म्यूचुअल इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट। क्या पाकिस्तान तो कोई कतर में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, या पाकिस्तान तो कतर को लोन नहीं देगा? भीख तो हमने उन्हीं से मांगनी है। तो अभी कतर भी भीख मांगने के लिए पहुंचे हैं। कोई कॉन्फ्रेंस का बहाना मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए तो ये पहुंच जाएंगे। हमारे बिलावल साहब एक दिन 24 घंटे पाकिस्तान में नहीं रह सकते। अभी लाटविया, हंगरी, जर्मनी, पता नहीं कहाँ कहाँ के दौरे करके पाकिस्तान पहुंचे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुबह फिर हवाई जहाज। कहाँ जा रहे हैं भाई? अमेरिका जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं भाई? वो विमेन एम्पावरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। अबे विमेन एम्पावरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान में 24 करोड़ में से 12 करोड़ औरतें हैं। कोई औरत को भेज, या तू अपने आप को औरत समझता है? शेख रशीद तो इसको औरत ही कहता है, बिल्लो रानी कहता है। तो ये भाई साहब पहुंच गए अमेरिका। विमेन एम्पावरमेंट पे भेजना है तो तुम्हारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खर बैठी है ना, उसको भेज देते। पहुंच गए। एक दिन की कॉन्फ्रेंस है, 4 दिन का प्लान लेके। बाकायदा प्रेस रिलीज में कहा है कि 4 दिन के लिए जा रहा हूं। 4 दिन के लिए अभी आराम से अमेरिका में 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। शहबाज शरीफ कहता है कि अब हमारे मिनिस्टर प्राइवेट जहाज़ों में नहीं जाएंगे, 2nd क्लास में जाएंगे और 5 स्टार होटलों में नहीं ठहरेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये शहबाज शरीफ भी कतर में 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है, और बिलावल भी अमेरिका में 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ है, और ये दोनों प्राइवेट जहाज़ों में गए। पब्लिक में कभी आप ये देखेंगे नहीं इनको हवाई जहाज़ में। अगर ये किसी पब्लिक प्लेन में जाते तो इनकी पिक्चर नहीं आ जाती। कितने लोग होते हैं प्लेन में, सबके पास मोबाइल होता है। तो ये भाई साहब अमेरिका गए हैं और वो गए हैं कतर। अब ये 4 दिन अमेरिका में अय्याशी करेंगे। और ये है कि इस तरह हमारी सरकार चल रही है। अब ये हमारे एक मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर असआद महमूद। ये
11 महीने से मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के पाकिस्तान में। ये 10वीं बार उम्रा करने गए हैं, 10वीं बार 11 महीने में। हर महीने जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल हरम शरीफ के साथ एक 7 स्टार होटल है, बुर्जल सा के कमरे की खिड़की से बिल्कुल सामने खाना काबा नज़र आता है। उस कमरे में खिड़की में बैठ के ये पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। इस कमरे का एक रात का किराया $1000 है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे 5-5, 7-7 हज़ार डॉलर नाइट वाले कमरे भी हैं। पता नहीं ये कौन सा कमरा है। $1000 मिनिमम है। इस वक्त के रुपयों में पाकिस्तान के $1000 का मतलब है 3 लाख रुपया। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये अपने पैसों पे तो गया नहीं होगा। ये सिचुएशन है, पाकिस्तान को मामू बना रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत का ये हाल है कि अमेरिका ने 37 कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाला है, जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी कंपनियां हैं। अभी पाकिस्तान की कितनी कंपनियां हैं ये सामने आई नहीं है। और 14 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में इसलिए डाला है कि ये न्यूक्लियर पार्ट्स और मिसाइल्स की ट्रेडिंग करते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल ट्रेड में अलाउड नहीं है। ये गवर्नमेंट बेसिस पे होती हैं चीज़ें कि गवर्नमेंट अमेरिका किसी मुल्क को कोई ये एयरक्राफ्ट बेचे, मिसाइल बेचे, वो गवर्नमेंट बेस पे होती है। कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान की कई कंपनियों को इसलिए ब्लैकलिस्ट किया है कि ये न्यूक्लियर पार्ट्स और मिसाइल पार्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं। मैं आज कई दिनों बाद फिर ये डिमांड करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो लगाया जाए और पाकिस्तान के तमाम जनरलों को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजिस को, जिन्होंने आम पाकिस्तानी, बलोच, पख्तून, सिंधी मुहाजिरों की ज़िंदगी हराम की हुई है, इनके ऊपर वार क्राइम लगा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सजाएं दी जाएं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।